प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में आपके फॉर्मूला से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यानी आप फॉर्मूला आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाएगा। और यह फॉर्मूला जो है बहुत ही इजी होता है, एक बार देख लीजिएगा आपका कंफर्म हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल जो है यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला से केवल जो है आपका यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यह फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लीजिए आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको टेंशन कितना का रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र जो है आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर पाइएगा। जितना आप क्लास किए उसमें सब जो है आप सॉल्व करिए, यहाँ पर किसी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यह जितना भी हम फॉर्मूला बताएंगे आपको कंप्लीट कर लेना है और बहुत ही कम समय में हम लोग पूरा फॉर्मूला जो है कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। इसके बाहर से आपका एक भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर पूरा 15 चैप्टर का पूरा फॉर्मूला देखेंगे और बहुत ही कम समय में। यदि यह पूरा आप क्लास कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी फॉर्मूला पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा और आपका 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और आपके एग्जाम में इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपका जो पहला मैथ का चैप्टर है यह है आपका यहाँ पर वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। देखिए आपके एग्जाम में जो फॉर्मूला पूछा जाएगा वही हम लिखे हुए और इतना ही को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि संख्या रेखा पर जो है वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। यानी याद रखिएगा, संख्या रेखा पर किसको दर्शाया जाएगा, आपको याद रखिएगा वास्तविक संख्या रियल नंबर को। यह भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका क्या होता है जी, 1 होता है। आपके एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है जी, तो 0 होता है। इसको भी याद करके रखना है। सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, इसे याद रखना, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पर सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समझिए यहाँ पर समअभाज्य संख्या क्या होता है जी, 2 होता है। इसको सबको याद करके रखना है। इसमें वही हम लिखे हुए जो कि सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पर सबसे छोटी यहाँ पर भाज्य या संयुक्त संख्या कहिए। ध्यान दीजिए, भाज्य पूछा जाए या संयुक्त संख्या, याद रखिएगा सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या जो होता है आपका 4 होता है। इसके बाद है यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 29, 31, 45 सभी जो है क्या है जी, अभाज्य संख्या है। और याद रखिएगा अभाज्य संख्या का पहचान यही होता है, जो भी संख्या है 1 से कटता है और स्वयं से कटता है वही आपका अभाज्य संख्या होता है। और 110% नहीं, यहाँ पर हम 500% गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में इस टाइप से एक क्वेश्चन पक्का 100% रहेगा ही रहेगा, देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए अब इसके आगे का जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि 2, 4, 6, 8 जो है सभी क्या है जी, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब 2 से जिसमें भाग ले जाएगा वो सब जो होता है आपका सम संख्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है 2 संख्याओं का मस अर्थात क्या निकाला जाता है जी, एचसीएफ। जैसे कि आप सभी इसका प्रयोग करके यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं और आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए। उसके बाद यह यूक्लिड विभाजन आपका एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है A = BQ + R, जहां ये भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जहां 0 बराबर R के या R आपका छोटा होना चाहिए B से, ये आपका कंडीशन याद होना चाहिए। इसके बाद याद रखिएगा काफी मस्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये सब फॉर्मूला पूछा जाता है और बेसिक ये जो है आपका यह कांसेप्ट है। कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मस क्या होगा, समझिए। कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मस कितना होता है जी, 1 होता है, अर्थात एचसीएफ जो होता है 1 होता है, याद करके रखना है। फिर कह रहा है यहाँ पर 2 लगातार सम संख्याओं का मस, सम संख्या पूछेगा तो इसका जो मस होगा 2 होगा, याद करके रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। उसके बाद है 2 आभाज्य संख्याओं का जो मस, 2 आभाज्य संख्याओं का मस हमेशा जो होता है आपका कितना होता है जी, 1 होता है, इसे याद करके रखना है। और ये जितना बता दिए इतना कंप्लीट कर लीजिए, आपको फॉर्मूला एक भी क्वेश्चन आपके फॉर्मूला से नहीं छूटेगा। चलिए इसके अगले जो पार्ट है इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब याद रखिएगा, यदि P तथा Q जो है 2 आभाज्य संख्याएं हो तो इसका जो हमेशा जो मस होगा, इसका जो एचसीएफ होगा हमेशा ऑलवेज जो होगा आपका कितना होगा जी, 1 होगा। उसके बाद फिर लिखे है कि यदि P तथा Q जो है 2 आभाज्य संख्याएं हो तो इसका लॉस, ध्यान दीजिए यहाँ पर लॉस बोला गया है, लॉस जो होगा क्या होगा, हमेशा इसका गुणनफल होता है। मतलब 2 को आभाज्य संख्या दिया रहेगा, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए उसका लॉस क्या होगा तो दोनों में गुना करके छोड़ देना है। जैसे कि P तथा Q के पूछा गया तो लॉस क्या होगा, P × Q।
2 तथा 3 का पूछा गया है तो क्या होगा, 2 से 3 में गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा, यानी आभास संख्या रहेगा और आपसे पूछा जाएगा उसका लॉस तो गुना कीजिएगा, और आपका अगर आभास रहेगा मौसम पूछा जाएगा तो एक ही होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। अब याद रखिए, ध्यान दीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पाई जो होता है क्या होता है जी, यह एक हमेशा जो होता है अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, पाई जो होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद है यहाँ पर 22/7 जो है परिमेय संख्या, मेरे प्यारे से याद रखिएगा, पाई जो होता है हमेशा ये जो होता है आपका अपरिमेय संख्या है, और यह जो है आपका 22/7 जो होता है इसका वैल्यू आपका पाई का मान 22/7 यह परिमेय होता है। ये जितना हम बता दे रहे हैं इतना कंप्लीट कर लीजिए, 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही कम समय में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा उसके मस यानी HCF तथा लस के गुणनफल के बराबर होता है। आपको बताए थे आपका दो संख्या रहेगा A गुना B, यह बराबर होता है आपका HCF, यहाँ पर ध्यान दीजिए HCF गुना LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसको याद करके रखना है। इसके बाद देखिए, यह जो लिखे हुए हैं यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाने के लिए इसका यूज कीजिएगा, और यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपका होता है मस गुना लस, यानी A गुना B बराबर लिख सकते हैं HCF गुना LCM। अगर पहली संख्या बराबर आपसे पूछा जाएगी, बताइए पहली संख्या कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा मस गुना लस और नीचे लिखिएगा दूसरी संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो याद रखिएगा मस गुना लस और नीचे लिखिएगा पहली संख्या। देखिए जो भी बताया है आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, इसके बाहर से एक भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, और 20 नंबर आज आपका कन्फर्म होगा। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया मस, अगर पूछा जाए, अगर आपका पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा और लौसा दिया रहेगा, पूछा गया मस, तो क्या होगा मस, तो फॉर्मूला याद करके रखना है। यहाँ पर मस बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में लौसा, याद करके रखिएगा। लौसा बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में मस। उसके बाद ध्यान दीजिए, यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी, √2, √3, √5, 2 √2, 2 + √3, 2 + √6, √11, √7 जो होता है सभी क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है, और आपके एग्जाम में 110% गारंटी है कि √2 या √3 या आपका 2 + √3 या 2 √3 जो है सिद्ध करने के लिए एग्जाम में 110% गारंटी है कि वो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2 √2 बटा में दिया गया √2 से √2 कैंसिल करिएगा, ये कैंसिल कीजिएगा तो परिमेय होगा, ये √3 से √3 कैंसिल कीजिएगा तो ये भी परिमेय होगा। तो ये देखिए सब लिखा गया है, जितना क्या है जी सब परिमेय है, जिसका वर्गमूल भी निकल जाता है वो भी क्या होता है जी परिमेय होता है। तो ये सभी आपको याद करके रखना है, एग्जाम में इसके बाहर से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके फॉर्मूला से याद करके रखिएगा। इसके अगला जो भाग है देखिए, 7/8 या 20/10 या 24/5 या आपके इस प्रकार के जितने भी संख्याएं रहेंगे और जिसके हर के आभास गुणनखंड में 2 5 आता है, वो हमेशा उसका दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। तो इसको याद कर रखिएगा, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर नोट में लिखा गया है, यहाँ पर 6/15। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको गलत यहाँ पर जो है यहाँ पर बनाते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार जो होगा आपका शांत होता है। कैसे शांत होता है, यहाँ पर प्रसार जो है शांत होता है, याद रखिएगा क्या होता है जी शांत होता है, क्योंकि इसको अगर कोई संख्या कटता है तो उसको कटाकर ही चेक किया जाता है। तो इसको 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 5 15, 2/5 आएगा, तो क्या होगा जी ये आपका दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। इसके बाद है मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए, 2/12, 24/13, 35/28 और 21/3 और 7/15 का जो है सभी का जो है दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा जी अशांत होता है। तो यह सब याद कर रखना, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट में लिखा गया है पाई/2, पाई + 3, पाई - 6 जो होता है सभी होता है क्या जी आपका अपरिमेय संख्या। इसके बाद लिखा गया है यहाँ पर 2 + √2 और 2 - √2 जो है क्या है जी परिमेय संख्या। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है फिर कि सभी परिमेय संख्याएं जो होता है आपका वास्तविक संख्या होता है। याद रखना है, सभी जो परिमेय संख्या होता है आपका क्या होता है जी वास्तविक संख्या होता है। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर सआभाज्य संख्या का मस, याद रखिएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सआभाज्य संख्या का जो मस होता है हमेशा एक होता है। याद रखना है, सआभाज्य संख्या का मस हमेशा एक होता है। सआभाज्य संख्या का मस हमेशा एक होता है, तो इसको याद करके रखना है। हमेशा जो है मस इसका मस जो होता है एक होता है, तो याद करके रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सआभाज्य संख्या क्या है, तो वैसे 2 अभाज्य संख्या है जिनका मौसा हमेशा अर्थात HCF जो होता है एक होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या जी आपका, उसे हम लोग कहते हैं सआभाज्य संख्या। तो ये आपका इस चैप्टर का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हम लोग बहुपद के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें जो है बहुपद के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि इसमें वही हम लोग देखेंगे जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में टकराएगा।
देखिए मेरे प्यारे से इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, और याद रखिएगा किसी भी बहुपद का जो घात होता है वो आपका पूर्ण संख्या होता है, यानी 0 उसका पावर हो सकता है 1 2 3, ये याद करके रखना है। उसके बाद आपकी बोर्ड एग्जाम में घात से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बहुपद के घात अगर पूछा जाए तो कैसे बताइएगा, मान लीजिए कह रहे हैं यहाँ पर बहुपद में चर का महत्तम घात, यानी सबसे अधिक जो आपका पावर होगा वो बहुपद का क्या कहलाता है जी, घात कहलाता है। जैसे कहा जाए आपसे कि 2x² प्लस में 6x प्लस में यहाँ पर आपका 6, इसका घात कितना होगा तो 2 होगा। यहाँ पर अगर 3x³ प्लस में यहाँ पर 6x² प्लस में आपका 5x और प्लस में 6, इसका घात क्या होगा, तो इसका घात अधिकतम पावर देखना है, तो अधिकतम पावर जितना रहेगा उसका यहाँ पर कितना है जी 3 है। अगर आपसे कहा जाए कि 3x प्लस 6 इसका घात कितना होगा तो कुछ नहीं, तो कितना है जी, इसका घात 1 है। और याद रखिएगा यहाँ पर आगे भी बताने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको हम कंफर्म करा देंगे और आपको 20 नंबर हम दिलाकर ही रहेंगे। चलिए अब अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो है शून्य बहुपद। तो मेरे प्यारे से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शून्य बहुपद जो होता है आपका क्या होता है, शून्य बहुपद यानी आपको जो है शून्य बहुपद किसे कहते हैं जी, 0 को जो है शून्य बहुपद कहा जाता है, और शून्य बहुपद का जो है घात नहीं बताया जा सकता है, यानी शून्य बहुपद का घात आप नहीं बता सकते हैं। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जिसमें ध्यान रखिएगा वैसा बहुपद जिसमें आपका क्या हो, सभी पद क्या हो, अचर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अचर बहुपद कहते हैं। और अचर बहुपद का जो घात होता है वह क्या होता है जी, शून्य होता है। अचर बहुपद मतलब यहाँ पर 9 आपका, यहाँ पर 2 3 और ये क्या होगा, सब अचर बहुपद होगा, इसका पावर जो होगा आपका क्या होगा जी, शून्य होगा। इसको याद करके रखना है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे से, देखिए जो भी बता रहे हैं काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर रैखिक बहुपद, तो प्यारे से यहाँ पर याद रखिएगा रैखिक बहुपद जो होता है, घात 1 वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, और घात 1 वाला बहुपद जो होता है आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या जो होती है हमेशा 1 होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचिएगा तो सरल रेखा में होता है, और याद रखिएगा रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्य होता है, इसको याद करके रखना है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, और रैखिक बहुपद का शून्य x इक्वल टू निकालिएगा तो -b/a होता है, इसको याद करके रखना। बस रैखिक बहुपद से इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब द्विघात बहुपद से थोड़ा देख लिया जाए। द्विघात बहुपद है यहाँ पर आपका, यहाँ पर घात 2 वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, और घात 2 वाले बहुपद को तो द्विघात बहुपद बोला जाता है। और द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्य कितना होता है, 2 होता है। और द्विघात बहुपद का अधिकतम पावर कितना होता है, 2 होता है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का पावर 2, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ax² bx प्लस c होता है, और इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ जो होता है परवलय होता है। याद रखिएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचिएगा तो वह होता है परवलय। तो इसको याद कर रखना है कि घात 2 वाला बहुपद जो होता है वह द्विघात बहुपद कहलाता है, और द्विघात बहुपद का अधिकतम जो शून्य होता है वह 2 होता है, और आपका द्विघात बहुपद का घात जो होता है 2 होता है, और इसका ग्राफ खींचिएगा तो परवलय होगा। अब इसके बाद कहिएगा सर शून्यों का योग आगे अब बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यह एक पदी द्विपदी इसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कहेगा सर त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं बताए। अच्छा त्रिघात बहुपद के बारे में ही यहाँ पर ध्यान दीजिए। त्रिघात बहुपद मेरे प्यारे से याद रखिएगा, घात 3 वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद के अधिकतम जो घात होता है वह 3 होता है, और त्रिघात बहुपद का जो शून्यों की संख्या जो होती है वो आपका 3 होती है, अल्फा बीटा गामा होता है, तो याद करके रखना है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा ax³ bx² प्लस में cx और प्लस में d होता है, त्रिघात बहुपद का आपका व्यापक रूप, इसको याद करके रखना है। चलिए जो बता रहे हैं उसी पर केवल ध्यान दीजिएगा, यह सब नहीं पूछा जाएगा तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुपद के शून्यक एवं गुणांक के बीच संबंध। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रैखिक बहुपद का जो आपका शून्यक जो होता है वह केवल 1 होता है, और याद रखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, और इसका शून्यक निकालिएगा तो x बराबर हो जाता है यहाँ पर -b/a, या हिंदी में भी यहाँ पर लिखा गया है माइनस अचर पद बता में x का गुणांक। x का गुणांक मतलब x के आगे जो संख्या गुना में रहेगा वही होता है। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह क्या होगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पर याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आता है
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है और ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका शून्यक जो होता है 2 होता है, याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वह 2 होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा होता है। और ये जो है याद करके रखिएगा, यह जो है आपका द्विघात समीकरण में इसका उपयोग किया जाता है और यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए यह जो दिख रहा है ना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा माइनस बी बटा ए, या हिंदी में लिखना चाहिएगा तो यहाँ पर माइनस और चर पद बत्ता में यहाँ पर एक्स का गुणांक होगा, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 0, तो यहाँ पर याद रखिएगा यानी अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है सी बटा ए, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप अचर पद बटा में यहाँ पर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब एक्स के आगे जो संख्या गुना रहेगा उसी को लिखना है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा इसका गुणनखंड आप लोग इस द्विघात बहुपद जो है इसका क्या होता है जी, व्यापक रूप होता है। इसका गुणनखंड आप ऐसे लिख सकते हैं ए आपका एक्स माइनस ए आपका एक्स माइनस अल्फा है जी और एक्स माइनस बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, आपके एग्जाम में जो है यही सब फॉर्मूला पूछा जाएगा, जो कह रहे हैं उसी पर केवल ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी होता है। और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं जिन्हें अल्फा बीटा और गामा से जो है दर्शाया जाता है। और याद रखिएगा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटा ए, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद यहाँ पर द्विघात बहुपद के दो शून्यकों के एक साथ लेने पर गुणनफल का योगफल बराबर फॉर्मूला जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा, याद कर रखना है, ये हिंदी में हो जाएगा एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी त्रिघात बहुपद का जो गुणनफल जो होगा आपका होगा, याद रखिएगा यहाँ पर माइनस डी बटा ए यानी अचर माइनस यहाँ पर अचर पद और बाटा में यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक। ये सभी याद कर रखना है, इसके बाहर से भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा और 20 नंबर ये आपको जो है दिलवाएगा, ये आपका केवल एक क्लास। चलिए अब यहाँ पर देखिए यही है जी, सब यही आपका द्विघात बहुपद से ही रिलेटेड है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सी बटा ए होता है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं जी, यहाँ पर यह जो है आपका डी 0 नहीं, यह छोड़ दीजिए, यहाँ पर के शून्यक हो तो अल्फा याद रखिएगा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ये होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ये होता है और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए। जितना बता दे रहे हैं बस उतना कंप्लीट करके जाइए, गर्दा मच जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 20 नंबर तो आ ही जाएगा इससे। चलिए अब यह देखिए यह तो काफी आपका 5 नंबर में भी आपका यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा, इसको याद करके रखिएगा तो, और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर समीकरण को जो आप यहाँ पर जो है समीकरण को जब तुलना करते हैं तो कैसे होता है, ध्यान दीजिए अनुपातों को जो है तुलना करते हैं, समीकरण दिया रहेगा जब यहाँ पर समझिए जब आपका a1/a2 जो है बराबर नहीं होता है यहाँ पर b1/b2 के, जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेदी होगी, यानी रेखाएं ऐसे आपको प्रतिच्छेद करती होगी और पूछा जाएगा कि इसका हल कितना होगा, तो याद रखिएगा इसका केवल एक हल या अद्वितीय हल बोल सकते हैं, केवल एक हल या अद्वितीय हल बोल सकते हैं। और यह जो होता है आपका संगत समीकरण होता है, इसको याद करके रखिएगा, संगत समीकरण होता है। और यह जो होता है अविरोधी होता है, क्या होता है जी, अविरोधी होता है, इसको याद करके रखिएगा, बस इसमें इतना ही है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए यदि आपका यहाँ पर चलिए यह आपका यह जो है इस पर ध्यान दीजिए, यदि a1/a2 जो है बराबर हो b1/b2 के और ये भी बराबर हो c1/c2 के, तो अब ग्राफ खींचिएगा तो रेखाएं जो होगी समपाती होगी, यानी दोनों रेखाएं जो है एक ही पर आएगी, दोनों रेखाएं जी क्या है जी एक ही पर आएगी। और उसके बाद इसका जो हल अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा जब तीनों बराबर होगा तो उसका जो होता है अपरिमित रूप से जो होता है अनेक हल अर्थात अनगिनत हल होता है, और आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब याद रखिएगा a1/a2 बराबर हो आपके b1/b2 के, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो ग्राफ खींचिएगा तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के पैरेलल होती है और इसका जो होता है कोई हल नहीं होता है। और कहिएगा सर ये जो होता है आपका यह क्या होता है जी, असंगत समीकरण होता है, यह क्या होता है जी, असंगत समीकरण होता है और यह विरोधी होता है, क्या होता है जी, विरोधी। सबको याद रखिएगा जो बोल रहे हैं केवल उसको। और यह जो होता है आपका क्या होता है जी, यह आश्रित होता है, इसको याद करके रखिएगा, यह जो होता है आश्रित या संगत समीकरण, आश्रित या संगत समीकरण, या इसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं अविरोधी भी। यह सब याद करके रखना है, बस इतना ही आपके एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। चलिए यह कंप्लीट कर लीजिएगा जरूर। अगले यहाँ पर जो अगला इसका पार्ट है इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब लिखा गया है, सब यहाँ पर जो है लिखा गया है।
यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 हो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का एक रैखिक समीकरण युग्म को जो है प्रदर्शित करते हैं तो निम्नलिखित स्थिति में निम्नलिखित स्थितियां जो है उत्पन्न हो सकती है। यानी आपका यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला नंबर जो है वह है आपका a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे से, याद रखना है, संगत होता है और इसका जो होता है केवल एक ही हल होता है अर्थात अद्वितीय हल होता है। और ग्राफ खींचेगा तो प्रतिच्छेदी होगा। चलिए इसके बाद अगला जो आपका स्थिति जो है वह है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह है यहाँ पर जब आपका a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जो होता है क्या होता है जी, असंगत होता है। और इसका ग्राफ खींचिएगा तो क्या होगा जी, पैरेलल होगा, दोनों रेखाएं जो होगी एक दूसरे के समांतर होगी और यह जो होता है आपका विरोधी समीकरण होता है। ठीक है, तो इसको याद कर रखना, इसका जो होता है कोई हल नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिए, कह रहा है a1/a2 बराबर हो b1/b2 का और ये बराबर हो c1/c2 के। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जो होता है आश्रित होता है अर्थात संगत होता है और इसका ग्राफ खींचिएगा तो दोनों रेखाएं जो होगी एक दूसरे पर जो होती है संपाती होती है, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होगा। उसके बाद यह जो होता है आपका संगत होता है अर्थात इसे आप बोल सकते हैं यह जो होता है अविरोधी होता है। बस इतना याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये नहीं, ये द्विघात बहुपद का व्यंजक है लेकिन इसको याद रखना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और याद रखिएगा द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। और याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो शून्यक और द्विघात बहुपद का जो मूल जो होता है दोनों एक ही होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का जो है यहाँ जो है चेंजिंग नहीं होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यह जो देख रहे हैं फॉर्मूला काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो है यह क्या है जी, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। और आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है विवेचक बताइए, विविक्त कर, तो याद रखिएगा b² माइनस 4ac होता है। विविक्त कर यानी आपका विवेचक जो होता है वह होता है आपका b² माइनस 4ac। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो है आप द्विघात समीकरण को जो हल करते हैं यही होता है आपका द्विघाती सूत्र और इस सूत्र का प्रतिपादन किए थे आपका सिद्धाचार्य वैज्ञानिक। तो इसको याद करके रखना है। तो यह ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल आपका अल्फा बीटा हो तो अल्फा बराबर एक पहला जो है माइनस में यहाँ ले लीजिएगा, माइनस वाला यानी प्लस वाला याद रखिएगा, यानी x बराबर ये फॉर्मूला होता है आपका माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पर आपका b² माइनस में 4ac और बटा में 2a, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पर आपका d और बटा में यहाँ पर 2a। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, मूलों का योगफल तो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है वही माइनस b बटा a या माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। इसके बाद यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा c बटा a यानी माइन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अचर पद बटा यहाँ पर ऊपर अचर पद और नीचे रहेगा x² के गुणांक। इसके आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण कैसे निकालिएगा तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद यहाँ पर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, द्विघात समीकरण निकालिएगा तो 0 के बराबर कर दीजिएगा। कहीं आपके एग्जाम में अरे आपके एग्जाम में ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा यह क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला जो है याद रहेगा। तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, शून्यक दिया रहेगा, कह देगा कि द्विघात बहुपद बताइए और आपका शून्यकों का योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा और कह देगा कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला यह होता है x² माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए मेरे प्यारे से समीकरण में जो होता है इसको 0 के बराबर कर दिया जाता है लेकिन बहुपद में जो है 0 के बराबर नहीं किया जाता, इसको याद करके रखिएगा। अब देखिए इससे तो पक्का 110% क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि मूलों की प्रकृति, मूल की प्रकृति कैसे, और 2 नंबर वाला में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। ध्यान रखिएगा जब d छोटा हो 0 से तो मूल जो होता है काल्पनिक होता है अर्थात आपका अवास्तविक होता है अर्थात वास्तविक नहीं होता। कहने का मतलब है कि d का मान अगर माइनस में आएगा -2 चाहे कुछ भी आए तो वो उसका जो मूल होता है आपका काल्पनिक होता है अर्थात अवास्तविक होता है अर्थात वास्तविक नहीं होता है। इसके बाद याद रखिएगा जब d जो है बराबर हो आपका 0 के तो मूल जो होता है वास्तविक, ध्यान दीजिए मूल जो होता है वास्तविक और समान होता है अर्थात आपका यहाँ पर b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता है तो मूल जो होता है वास्तविक और समान होता है। एक बार और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए तब d जो है बड़ा हो 0 से यानी d का मान जो है 0 से बड़ा हो यानी प्लस आपका यहाँ पर 25 20 आपका 62 कुछ भी आए
प्लस में आना चाहिए, वैल्यू वैल्यू आपका प्लस में आएगा तो वो आपका उसका जो मूल निकालिएगा वो जो आएगा आपका वास्तविक और असमान आएगा। असमान के मतलब भिन्न भिन्न, वास्तविक प्लस में दोनों वैल्यू आएगा लेकिन अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसको याद कर करके बहुत बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, साथ में ये सभी फॉर्मूला याद रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज्यादा जो है आपको सहायता होगा मिलेगी इससे फॉर्मूला से। चलिए अब यहाँ पर जो है अब एपी से देख लीजिए, एपी से ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर ये जो पूछा जाता है यहाँ पर देखिए याद रखिएगा किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, a को बोलते हैं प्रथम पद, n का मतलब होता है आपका पदों की संख्या और d को बोलते हैं हम लोग सारबंतर। याद रखिएगा आपका AP का जो होता है सारबंतर जो कॉमन डिफरेंस जो होता है आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तो इस बात को याद रखना है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है आपका कि यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारबंतर d हो तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यह फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए और इसके बाद यह जो है यह है यहाँ पर कि an को जो है समांतर श्रेणी यानी AP का जो है व्यापक पद भी कहा जाता है, यह कहते हैं, इसको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद जो है इसके बाद यहाँ पर समझिए और यहाँ पर यदि किसी AP में m पद हो तो am को इसके अंतिम पद को जो है निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है, अंतिम पद को जो है l द्वारा भी दर्शाया जाता है और निरूपित अर्थात इसको सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर SN इज इक्वल टू फॉर्मूला वही बता रहे हैं यहाँ पर देखिए। अब यह जो फॉर्मूला आपका है यह काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको सोल्यूशन करने में इसका उपयोग किया जाता है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी SN इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके बाद कहिएगा सर जहाँ इसमें जो है s का वैल्यू आपका मान, इसका मतलब क्या होगा समझिए यहाँ पर S का मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग होता है और A का मतलब होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसके बाद D का मतलब होता है समांतर श्रेणी का सारबंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस होता है और उसके बाद यहाँ पर n का मतलब होता है समांतर श्रेणी की पदों की संख्या यानी n। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब इसके बाद अब एक और फॉर्मूला होता है जब आपको AP का अंतिम पद पता हो और उसका प्रथम पद पता हो और पूछा जाए आपसे कि बताइए पदों की संख्या क्या होगी तो फटाक दे या उसका योगफल पूछा जाएगा, फटाक दे फॉर्मूला लगाइएगा SN इज इक्वल टू यहाँ पर n/2 a प्लस a, यहाँ पर कहीं कहीं पर आपका l भी लिखा रहता है, कहीं पर आपका TN भी लिखा रहता है, कहीं पर आपका AN भी लिखा जाता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो बता दे रहे इससे 20 नंबर कन्फर्म है, 110% कन्फर्म है। चलिए अब यह AP से जो है फॉर्मूला जो पूछा जाता है वह समाप्त हुआ। अब ध्यान दीजिएगा त्रिभुज से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, त्रिभुज से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोण का माप जो होता है 180 डिग्री, प्रत्येक कोण जो होता है 67 डिग्री का होता है और समकोण त्रिभुज में समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्षेत्रफल का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बस इतना याद रखिएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आधार बटा यहाँ पर आपका क्षेत्र, आधार बटा आपका यहाँ पर ऊंचाई होगा, आधार बटा यहाँ पर आपका ऊंचाई। देखिए एक और पूछा जाता है कि किसने कहा था दो समकोणिक त्रिभुज का आपका अनुपात जो होता है सदैव समान होता है, तो थेल्स ने कहा था, इसको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है किसने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। और याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना नहीं है, जो प्रमेय बताए हुए हैं उसको छोड़ना नहीं है। अब चलिए यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है। देखिए यह जो होता है आपका क्या होता है जी, यह आपका कार्तीय चिन्ह प्रति होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर आपका y डैश और यहाँ पर y। यह प्रथम पाद इसको बोला जाता है, यह प्रथम चतुर्थांश, इसमें जो होता है प्लस प्लस का वैल्यू होता है, x का मान प्लस में और y का मान प्लस में, इधर माइनस प्लस होगा और इसको यहाँ पर इसमें जो है आपका यह द्वितीय चतुर्थांश यानी द्वितीय पद होता है, यह आपका थर्ड कोऑर्डिनेट यानी आपका तीसरा पद, तो यह आपका इसमें x का मान और y का मान दोनों माइनस में होता है, यह जो है आपका x का मान इसमें प्लस का मान इसमें प्लस होगा और इसमें y का मान आपका माइनस में, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आपका फोर्थ चतुर्थांश। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए 2-4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देख लीजिएगा 2-4 चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा, 1-1 पूछा जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्रथम में हो जाएगा, -2 6 पूछा जाएगा तो देखना है कि माइनस में है पहला, तो यानी आपका द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाए -3 किस चतुर्थांश में है, तो तीसरा चतुर्थांश में। पक्का 110% क्वेश्चन रहेगा, छप गया है आपके एग्जाम में, बिल्कुल ये कंप्लीट कर लीजिए।
अब कहेगा सर और क्या पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे से, आपके एग्जाम में कोटि और भुज से, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, कोटि और भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी निर्देशांक लिखा रहेगा 6,0 इस प्रकार का निर्देशांक लिखा रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो इसमें देखिए पहला जो निर्देशांक होता है एक्स का मान होता है, और दूसरा जो वैल्यू होता है आपका वह क्या होता है जी, दूसरा जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, वाई का निर्देशांक होता है। दूसरा जो वैल्यू होता है वह क्या होता है जी, y का निर्देशांक होता है। तो याद रखिएगा x को हम लोग कहते हैं भुज, x को क्या बोलते हैं जी, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं जी, कोटि। यानी अगर 2 कॉमा यहाँ पर 6 में पूछा जाए कि इसमें भुज कौन होगा, तो ये आपका 2 होगा, कोटि कौन होगा, 6 होगा। अगर आपसे कहा जाए कि -4 और 6 में आपका भुज कौन होगा, तो ये होगा। या आपसे पूछा जाए x का निर्देशांक कौन होगा, तो ये। अब आपका y का निर्देशांक ये आपको याद करके रखना है। ये भी याद रखिएगा, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो आपका 0,0 होता है। और इसे भी याद रखिएगा, कहिएगा सर क्या, याद रखिएगा यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² + y²। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको याद करके रखना है। और आपका क्या हो सकता है इसमें फॉर्मूला, और आपका यह हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से, समझिए यहाँ पर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो x अक्ष से पूछेगा तो समझ लेना y, और y को हम लोग बोलते हैं y निर्देशांक या कोटि बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु की क्या कहलाती है, तो y अक्ष से पूछेगा तो उल्टा इसका समझ लीजिएगा x, और x को हम लोग x निर्देशांक या भुज बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर y अक्ष का समीकरण होगा, तो याद रखिएगा y अक्ष का समीकरण आपसे पूछा जाएगा, आपके देखिए ध्यान दीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। y अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो ये देखिएगा डायरेक्ट x = 0। अगर x अक्ष का समीकरण पूछा जाए, x अक्ष का समीकरण आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट वहां पर y = 0, उल्टा आपको बताना है, उल्टा वो यहाँ पर ऑपोजिट, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, y अक्ष का समीकरण पूछा गया तो x = 0, और x अक्ष का समीकरण तो y = 0। या आपसे पूछा जाए कि x = -4 का जो है रेखाई होगी, तो y अक्ष के समांतर x बराबर रहेगा वैल्यू, तो y अक्ष के समांतर लगेगा। अगर यहाँ पर y = -6 दिया रहा है और इसका पूछा जाए कि इसका आलेख कैसा होगा, तो याद रखिए इसका जो आलेख आपका होगा वह क्या होगा, आपके y बराबर वैल्यू रहेगा तो x अक्ष के समांतर, और y बराबर आपका x अक्ष का मान दिया रहेगा x बराबर तो y अक्ष के समांतर, यानी उल्टा आपको समझना है, जो वैल्यू रहेगा उसको छोड़ देना है, उसके ऑपोजिट समझना है। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यह तो बता दी है। अब देखिए यह जो है आपका, इससे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, यानी त्रिभुज का जो केंद्र का नियामक होता है, याद रखिएगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये याद करके रखना है, त्रिभुज का केंद्र का नियामक का फॉर्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए दूरी सूत्र, इसका तो उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। आपका P एक बिंदु रहेगा, इसका निर्देशांक x1 y1 दिया जाए, और Q एक बिंदु हो, और अगर यहाँ पर x2 और y2 दिया रहेगा तो इसकी 20 की दूरी। अब कैसे बताइएगा, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र होता है, इसको याद करके रखना है। अब बिंदु यहाँ पर P जो है x, y की मूल बिंदु से दूरी सूत्र अभी बताया है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है √x² प्लस y²। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। कभी कभी आपका यहाँ पर a दे देगा और b दे देगा, कहेगा कि इसके मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो रूट में इसको डाल दीजिएगा, लिखिएगा a² + b²। या माइनस में कभी कभी दिया रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में दिया रहे चाहे प्लस में, स्क्वायर कर दीजिएगा, सभी प्लस सेम होगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद देखिए विभाजन सूत्र से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है। उस बिंदु यहाँ पर जो है px के निर्देशांक, जो बिंदु यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से क्या करती है जी, विभाजित करता है। तो निम्नलिखित को क्या कहते हैं जी हम लोग, यहाँ पर याद रखिएगा विभाजन सूत्र जो होता है वह होता है m1x2 + m2x1 बट्टा में m1 + m2, m1 y2 और यहाँ पर m2 y1 बट्टा में यहाँ पर m1 + m2। तो इसको याद करके रखना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको इसका यूज करके बनाए जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मध्य बिंदु वाला था, काफी फेमस फॉर्मूला है जी। यहाँ पर याद रखिएगा बिंदु यहाँ पर P आपका निर्देशांक दिया रहेगा x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2, तो इसके जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा जाता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है आपका x1 + x2 और बटा 2 ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पर y1 + y2 जैसे कि वहां पर लिखा गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और याद रखिएगा मध्य बिंदु का नियामक का यह फॉर्मूला होता है, इसको याद करके रखना है, एग्जाम में पक्का 110% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यह आपका हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1, 23 31 बारे 23 31 बारे, यहाँ पर x2 लिखिएगा, 23 31 नहीं होता जी बारे, ये तो बहुत बार आपको बताई हुई है, तो इसको याद रखिएगा तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में काम करेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आया है आपका, यह है त्रिकोणमिति, और इससे आपका बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 20 नंबर कन्फर्म हो गया आज की क्लास से। देखिए मेरे प्यारे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है एक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर यहाँ पर 20 डिग्री प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो या राइट आंसर या यहाँ पर याद रखिएगा एक होगा। थीटा का मान जो होगा समान होना चाहिए और साइन और कॉस स्क्वायर में होना चाहिए, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू जो होता है एक होता है, थीटा केवल समान होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद करके रखना है, बार बार पूछा जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है एक होता है। अब कहेगा सर यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे से, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में यहाँ पर क्या होगा, कहेगा सर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बार बार पूछा जाता है। देखिए 2 कॉमन लीजिएगा और इसका जो वैल्यू होता है 1, यानी राइट आंसर क्या आएगा जी 2 आएगा। इससे समझ यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर अगर कहा जाए कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, बार बार पूछा जाता है 9 सेक स्क्वायर थीटा और 9 यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 9 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, यहाँ पर देखिए तो 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, यानी समझना है आपको कि इसके आगे जो रहेगा और इसके आगे जो रहेगा आपका 9 होगा। मेरे समझिए मेरे प्यारे से श्रेणियाँ, पहले लेकिन क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। अगर कहिएगा सर पहले अगर सेक स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा तो क्या आंसर होगा, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए, अगर पहले सेक स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा बाद में रहेगा तो माइनस में आंसर लगा दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको 9 यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 9 यहाँ पर कॉमन, कहिएगा सर क्या -9 कॉमन लीजिएगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो -9 में 1 से गुना कीजिएगा तो -9। सेम उसी तरह अगर यहाँ पर 9 रहेगा और यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 9 आंसर हो जाएगा। ऐसे में सिंपल फॉर्मूला में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है एक होता है, इसको याद करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर कहिएगा सर पहले कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा और बाद में रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पर देखना है क्या लगा हुआ है और कुछ नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर अगर कहिएगा सॉरी अगर कुछ नहीं रहेगा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा पहले और माइनस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाद में रहेगा तो क्या लगाएंगे, तो माइनस में आंसर लगाइएगा। क्या लगाइएगा जी, माइनस में आंसर लगाइएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा पहले टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा आगे तो -1, ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए प्यारे से अब याद देखिए, तो यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या आपका यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो याद रखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कर दीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका स्क्वायर तब इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कॉट थीटा पूछा जाए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और यह फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। तो कॉट स्क्वायर अगर पूछा जाए थीटा बराबर तो यहाँ पर लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला से 20 नंबर कन्फर्म है आपका एग्जाम में, पक्का आएगा ही है। चलिए यह समझिए अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1। जैसे में आपसे कहा जाए कि साइन 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा 1। या यहाँ पर आपका साइन एक्स डिग्री इंटू आपका कॉसेक x डिग्री का मान क्या होगा, तो 1। जैसे में आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर थीटा का मान जो होता है केवल समान होना चाहिए, ठीक है। तो यह बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कहा जाए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो 1 होगा। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है टेन एक्स इंटू कॉट एक्स का मान क्या होगा, तो राइट आंसर उसका 1 होता है। थीटा का मान केवल समान होना चाहिए। अब देखिए यह जो बता रहे हैं इससे 20 नंबर पक्का कन्फर्म है, आज के क्लास से 20 नंबर पक्का आएगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे से अब यहाँ पर करना क्या है, फॉर्मूला है ये 6 जो आपका पूरा कोण वाला बता रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जो है 110% रहता ही है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा, साइन जो होता है कॉस में बदलता है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा, कॉस जो होता है आपका साइन में बदलता है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा, टेन जो होता है 90 में, यहाँ पर टेन जो होता है कॉट में बदलता है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा, यहाँ पर कॉट जो है टेन में बदलता है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा, सेक जो है कॉसेक में बदलता है, थीटा है तो थीटा, और कॉसेक जो होता है आपका सेक में बदलता है, और यहाँ पर थीटा रहेगा थीटा। अब कहिएगा सर अगर यहाँ पर 20 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 40 तो यहाँ पर 40, यहाँ पर 90 तो यहाँ पर 90, ये नहीं कि 90 में से 40 को घटा देना, उसका बात नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे से, साइन
90 डिग्री माइनस अगर 20 डिग्री रहेगा तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो यहाँ पर आपका कॉस तो लिख दीजिएगा, कॉस तो लिख दीजिएगा, और थीटा कितना रहेगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री। अगर कहेगा सर यहाँ पर 20 रहेगा तो कॉट 20, हाँ बिल्कुल होगा। ये नहीं कि घटा देना, घटाने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं होता। ये फॉर्मूला ये नहीं कि अपना दिमाग लगा दीजिएगा सर घटा देंगे, बिल्कुल नहीं, वैसा मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण यानी P बटा H होता है, याद करके रखिएगा। कॉस थीटा बराबर जो होता है आपका आधार बटा कोण होता है, B बटा H होता है, याद करके रखिएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, P बटा B, याद करके रखिएगा। और यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब होता है, B बटा P, इसको याद करके रखिएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबका इस्तेमाल किया जाता है। सेक थीटा इज इक्वल टू आपका कोण बटा आधार होता है, यानी आपका H बटा B होता है। और उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोण बटा लंब यानी H बटा P। ये सब याद करके, H का मतलब हाइपोटेनस, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस होता है। ये सब बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये प्रूफ किया गया है, लेकिन प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है आपका 1 होता है। जैसे में P बटा H इसका वैल्यू होता है और उसका H बाई P, H से H कैंसिल, P से P गुना कीजिएगा, कट कर सब 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, याद करके रखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, इसको याद करके रखिएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, इसको भी याद करके रखिएगा। अब आगे बढ़िए, अब ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम देने जा रहे हैं और ये प्रूफ करिएगा नहीं, डायरेक्ट आंसर। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1, या H से H कैंसिल, B से B, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर याद रखना है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जो मान होगा वह 1 होगा। मेरे प्यारे सिर्फ 20 नंबर कॉन्फर्म है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा यहाँ पर सेक थीटा होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला जो है, उसके बाद है यहाँ पर सेक थीटा का मान जो होगा आपका यहाँ पर होता है 1 बटा कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूला है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, B से B और P से P कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। तो याद कर रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1, जैसे कि पहले ही बताया। अब देखिए यहाँ पर या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बटा टेन थीटा होता है। इस सभी को याद रखना है, बस 20 नंबर कन्फर्म है, 110% कन्फर्म है। चलिए अब यह देखिए, ये जो फॉर्मूला जितना भी बता रहे हैं ना, काफी सभी इंपोर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर याद रखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा पूछा जाए तो रूट में डाल दीजिए, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा बिल्कुल, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा पूछा जाए तो यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये प्रूफ करने के कोई चक्कर में मत पड़िएगा, डायरेक्ट यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 दिया गया है, तो 1 तो आपको याद करके रखना है, तो रट ही जाना है। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कह रहा है ना 20 नंबर कन्फर्म है, 20 नंबर कन्फर्म है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा 20 नंबर। चलिए उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर उधर हटेगा तो रूट लग जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा पूछेगा तो इधर से स्क्वायर, तो इधर आपका रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कहिएगा सर अब आगे, तो ध्यान दीजिए जितना भी बता दे रहे हैं इससे पक्का 100% रहेगा, 20 को क्वेश्चन रहेगा ही। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत ही सिंपल है। और कॉसेक थीटा पूछा जाए तो रूट अंडर यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा बताइए तो रूट अंडर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला 20 नंबर का फॉर्मूला जो है आज कंप्लीट। और यह देखिए मेरे प्यारे से, यह आपका टेबल से जो है ना, टेबल से जो केवल जो है आपका यहाँ पर 7-8 ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है, यानी 7-8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जो है पूछा ही जाएगा टेबल से। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसका जो है कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही समय याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत ही कम समय है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी यहाँ पर ट्रिक हमको बता देना है कैसे कीजिएगा। देखिए साइन 0 का जो मान होता है 0 होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा और इसको नीचे कर देंगे ताकि दिखाई। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए साइन 0 का जो मान होता है 0 याद रखना है। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। और कोस 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। और साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है।
कॉस का कैसे निकाला जाता है, सब वैल्यू को इधर पलट दिया जाता है। कॉस 90 का जो यहाँ पर साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो साइन 0 का हो जाता है। यानी अब याद रखिएगा कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान यहाँ पर 1/√2 और कॉस 30 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। याद रखना है जब थीटा का मान 45 डिग्री रहता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि tan 0 का मान बताइए तो 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan यहाँ पर 60 का मान जो होता है √3 होता है और tan 90 का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। cot 0 का मान देखिए अपरिभाषित होता है और cot 30 का मान √3 होता है। ध्यान दीजिए cot 30 का मान √3 होता है और यहाँ पर cot 45 का मान 1 होता है और यहाँ पर cot 60 का जो मान होता है 1/√3 होता है, जबकि tan 30 का मान 1/√3 और cot वाला पूछेगा तो 60 वाला में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका cot 90 का जो मान होता है वो 0 होता है और cot 0 का मान अपरिभाषित होता है। अगले भाग में ध्यान दीजिए, अगला जो है यहाँ पर है वह है सेक। सेक 0 का मान जो होता है 1 होता है और सेक 30 का जो मान होता है 2/√3 होता है और यहाँ पर सेक 45 का मान √2 होता है और सेक यहाँ पर 60 का मान 2 होता है और सेक 90 का मान पूछा जाएगा तो अपरिभाषित। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका है कौशिक यहाँ पर 0 का मान अपरिभाषित होता है, कौशिक यहाँ पर 30 का मान 2 होता है। देखिए क्या करना है, साइन का वैल्यू याद रहेगा तो कौशिक को पूछा जाएगा तो उसको पलट देना, उन्हें उल्टा कर दिया जाता है बिल्कुल। और यहाँ पर इसका कौशिक 45 का मान यहाँ पर √2 क्यों होगा, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 उल्टा कर दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। आपका साइन 60 का मान √3/2 होता है, कौशिक 60 का पूछा गया तो ऊपर से नीचे कर दीजिए, पलट दीजिए तो 2/√3। और यहाँ पर आपका साइन 90 का मान 1 तो एक का उल्टा कीजिएगा तो एक ना होगा। तो यहाँ पर यह सब याद रखना और इससे जो है 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, टेबल से केवल पूछा जाता है। इसके बाद थोड़ा इस पर जो है ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा यहाँ पर जो है विशेष चर्चा हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। याद रखिएगा पाई का मान जो होता है डिग्री में 180 होता है, पाई/2 को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री और उसके बाद यहाँ पर पाई/3 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आपका 60 डिग्री। याद रखना है ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। पाई यहाँ पर 4 को बोलते हैं हम लोग 45 डिग्री और उसके बाद पाई यहाँ पर 6 को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री। यह याद रखना है, जैसे कि कहा देता आपसे कि tan पाई/2 का मान बताइए तो कुछ नहीं करते जी, tan का 10 लिखते और पाई/2 का मतलब 90 डिग्री तो tan 90 का मान अपरिभाषित। साइन पाई/2 साइन पाई/6 इस तरह के फॉर्मूले आपके एग्जाम में देखिए मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब क्षेत्रीय में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है घन घनाभ आपके शंकु आयतन से। तो ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्द हम लोगों का जो है यहाँ पर समाप्त होने वाला भी है, तो यह ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर कहिएगा सर विरीत वाला नहीं है, मेरे भाई विरीत वाला भी मिलेगा क्वेश्चन इसी में। याद रखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। याद रखना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का यदि विकर्ण का बात किया जाए तो याद रखिएगा a√3। कैसे, घन का विकर्ण जो घन का जो भुजा होता है आपस में बराबर होता है तो उसका यहाँ पर तीनों भुजा का जोड़ा जाता है तो एक स्क्वायर तो इसको यहाँ पर निकलेगा क्या जी, ए यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि घन का विकर्ण क्या होता है तो याद रखिएगा a√3। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि घन का आयतन बताइए, घन का आयतन तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी आप लिख सकते हैं AQ यानी भुजा Q, ये याद करके रखना है। उसके बाद चलिए ये सब नहीं पूछा जाता, उस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए यह देखिए बेलन वाला जो है ध्यान दीजिए, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखना वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है और उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2πr × r+s। याद रखना है वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+s होता है। तो याद रखिए 20 नंबर कन्फर्म है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, तो याद रखना है। अब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, जहाँ पाई का मान जो होता है 22/7 पाई और परमेय होता है 22/7 परमेय होता है। याद करके रखना, क्या दिक्कत है। देखिए अब है यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे जी, यहाँ पर r² प्लस में h², तो यही ना लिखा गया है √अंडर त्रिज्या के स्क्वायर प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, याद किए हैं आप सब। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr आपका πr × L + r बोलिए या आपका r+L बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद करके रखना है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बार बार पूछा है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका गोले का संपूर्ण पूछा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्ध पूछा जाए, गोला का अर्ध या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा 4πr² ही उसका इसका आंसर होगा, ये नहीं कि 2πr² बता दिएगा, गलती मत कीजिएगा, याद रखिएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जो होता है एक ही होते हैं, यानी 4πr²। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, कहेगा सर कि अर्धगोले का कुल वक्र, यहाँ पर वक्र नहीं जी, अर्धगोले का, ध्यान दीजिए अर्ध, अच्छा देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, और कुल पूछेगा तो क्या करना है, एक और इसमें वृत्त के त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा तो 3πr²। तो मतलब याद रखिएगा अर्धगोले का जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2πr² होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, इसको याद करके रखना है। अब मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए, अब आपका है गोले का आयतन, गोला जो होता है उसका आयतन जो होता है 4/3πr³ होता है, ठीक है, और गोले का आयतन पूछा जाए आपसे तो 2/3πr³ होता है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को केवल देखना है, बिना इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं उसको नहीं देखना है। ये केवल याद रखिएगा वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है, और ये भी याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर यानी a² बोल सकते हैं, जितना बता रहे उतना ही पर ध्यान दीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आप जानते हैं तो जानते रहे। अब ये हीरोन का सूत्र आपके नहीं पूछा जाता, अगर क्लास 9 में पढ़ना है तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए यहाँ पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, याद रखिएगा आपके एग्जाम में कभी भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा 4 गो शीर्ष, कहेगा कि यह दर्शाइए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, और ये याद रखिएगा समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना उनके 20 की दूरी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ही ध्यान दीजिए। अब देखिए यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है सब, वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है, वृत्त की परिधि या परिमाप पूछा जाए तो यहाँ पर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो πr², ठीक है। और त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई तो याद रखिएगा त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई जो होता है आपका होता है यहाँ पर याद रखिएगा थीटा बटा आपका 360 डिग्री गुना आपका 2πr, या आप यहाँ पर 2 से इसको कटाइएगा तो 180, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए वैसा ही लिखा, तो ये आपको याद कर रखना है। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई L = यहाँ पर आपका थीटा बटा πr गुना 180, वो गुना में दिया कोई दिक्कत नहीं है, या थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2πr, इसको याद करके रखना है। अब मेरे प्यारे से समझिए, अब यहाँ पर करा है केंद्रीय कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो याद रखना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुना आपका πr² होता है, और यहाँ पर इस तरह भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थोड़ा इसमें समझिएगा मेरे प्यारे से, समझ लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं समझ लीजिएगा। किसी घड़ी के मिनट के सुई द्वारा, घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में बार बार बता रहे 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में पूछा गया तो गुना कर देंगे तो 360 डिग्री। अगर 20 मिनट में पूछा जाए तो 20 में 6 से गुना 6 गुना 12 यानी 120 डिग्री, यानी जितना डिग्री इस आपका जितना मिनट में पूछेगा उसमें क्या कर देना है, आपको 6 से गुना कर देना है। 2 मिनट में पूछेगा तो 2 मिनट में पूछेगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 6 गुना 12 डिग्री। तो याद कर रखना घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, और घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 घंटा में जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। कहिएगा सर घड़ी के घंटा के सुई द्वारा, तो घड़ी के घंटा के सुई द्वारा आपका एक ध्यान दीजिए, घड़ी के घंटा के सुई द्वारा 1 मिनट में जो है आपका हाफ डिग्री यानी आपका आधा डिग्री का एंगल बनता है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर चलिए, अब इसको यहाँ पर देखिए कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखिएगा 2 × LB + BH + LH होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालिएगा, तो √L² + B² + L यहाँ पर H² यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर प्लस में आपका यहाँ पर आपका उसका चौड़ाई के स्क्वायर कर दीजिएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सांख्यिकी से दिख लिया जाए। देखिए सांख्यिकी से जो फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला ये नहीं जी, या देखिए यहाँ पर इसको याद रखना है। इसमें तो कहिएगा सर क्या, देखिए यहाँ पर अगर विषम संख्या सम संख्या वाला, इसमें देखिए सांख्य माध्य बराबर यहाँ पर होता है, ये तो सबको याद है जी, माध्य बराबर यहाँ पर सिग्मा fx सिग्मा f यहाँ पर fx है, सिग्मा fi, देखिए सिग्मा fi xi बटा में यहाँ पर
सिग्मा एफ एक्स, यह सबको याद है। और याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा इस पर विशेष चर्चा कर दिया जाए। माध्य माध्यक बहुलक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुलक पूछा जाएगा, समझिए बहुलक पूछा जाएगा तो सबसे अधिक बार जो संख्या उसमें लिखा हुआ रहेगा तो वो बहुलक होगा। जैसे 2,2,6,2,6, इसमें सबसे अधिक बार 2 लिखा है तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा हम प्रैक्टिस करा देंगे, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये थोड़ा याद रखिएगा, 2 नंबर में यह बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपका बहुलक जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एल एल यहाँ पर L1 प्लस आपका F1 माइनस FO और बटा में 2F1 माइनस FO और माइनस F2 गुना H। और यहाँ पर याद रखिएगा L1 को बोला जाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H को बोला जाता है बहुलक वर्ग का अंतराल, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका यूज किया जाता है। F1 को बोला जाता है बहुलक वर्ग की बराबरता, लेकिन याद केवल इसी को रखना है जी, ये सब भूल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेरे प्यारे से समझिए, आपसे पूछा जाता है कि संचयी विरंबरता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, और किसे जो है आलेख द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता है तो बहुलक को। याद रखिएगा किसे आलेख द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता है तो बहुलक, यह पूछा जाता है, तो ये भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, चलिए। और चरों को आरोही या अवरोही क्रम यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर बीच वाला जो वैल्यू रहता है क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में हम प्रैक्टिस करा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, आपका माध्यक m इज इक्वल टू फॉर्मूला चाहे n बराबर भी कहीं कहीं पे मिल सकता है, तो यहाँ पर याद देखिएगा l प्लस n/2 माइनस f बटा में यहाँ पर CF भी होता है, तो लिखा कहीं पर रहेगा तो वो भी आप यहाँ पर घबराइएगा नहीं, CF भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है तो वो भी संचयी विरंबरता। और यहाँ पर n/2 माइनस f बटा f, बड़ा f ऊपर है, ध्यान दीजिए बड़ा ऊपर f और यहाँ पर गुना एस। यह देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में यह फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, जो आपको यहाँ पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएगा ना तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो इसमें ध्यान देने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं। चलिए थोड़ा प्रायिकता से तरह यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रायिकता या जो है देखिए मेरे प्यारे से, प्रायिकता से जो पूछा जाता है इस पर ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे से। याद रखिएगा प्रायिकता बराबर जो होता है यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। और मेरे प्यारे से इसमें जितना भी हम बात को चर्चा करेंगे उसको सब पर ध्यान देना है। चलिए पहले ये इतना देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता, तो याद रखिएगा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P, यहाँ पर ध्यान दीजिए किसी घटना के घटित होने के प्रायिकता P और किसी घटना के नहीं घटित होने के प्रायिकता P नहीं बराबर कितना होता है जी 1। अब कहेगा नहीं होने के प्रायिकता, तो क्या करना है, यहाँ पर नहीं होने के प्रायिकता पूछेगा, यानी P नहीं बराबर क्या होगा 1 माइनस यहाँ पर आपका P। मतलब क्या करना है कि किसी घटना के घटित होने का प्रायिकता पूछा जाएगा और वैल्यू दिया रहेगा तो एक में से उसको घटा देना है। कहेगा कि नहीं घटित होने का तो अभी एक में से जो दिया रहेगा वैल्यू उसको घटा दीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और याद रखिएगा वह घटना जिसका घटित होना फिक्स हो, निश्चित हो, वह निश्चित घटना कहलाता है। और निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा जो होता है एक होता है, याद रखिएगा निश्चित घटना का प्रायिकता जो होता है हमेशा एक होता है, और अनिश्चित घटना अर्थात असंभव घटना का प्रायिकता जो होता है हमेशा जो होता है 0 होता है। और ये भी याद करके रखना है, एक पासा को फेंकिएगा तो कुल परिणाम जो होता है वह 6 आता है, और एक पासे को फेंकने पर आपका सम या अभाज्य या विषम संख्या आने की प्रायिकता जो होता है वह 1/2 होता है। सम या विषम या अभाज्य संख्या को आने की प्रायिकता आपका 1/2 होता है। और ऐसे में हम आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें सभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यदि कोई घटना घटित होने की निश्चित हो तो उस घटना की प्रायिकता, मतलब जिस घटना के घटित होने के आपका घटना जो घटेगा उसका वो क्या होगा, उसका प्रायिकता आपका 1 होगा, यानी घटना जो घटेगा हुआ आपका उसका प्रायिकता पूछा जाए तो 1 लगाइएगा। अब कह रहा है यदि घटना घटित होना जो है क्या हो, असंभव है, यानी आपका निश्चित ना हो तो उसकी प्रायिकता जो होता है 0 होता है, अर्थात असंभव घटना की प्रायिकता आपका 0 होता है। इसके बाद यहाँ पर समझ लीजिए, इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है आपका 1 होता है। या आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम बात बताने वाले हैं आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता का मान कभी जो होता है, ध्यान दीजिए प्रायिकता का मान यहाँ पर समझिए, प्रायिकता PE प्लस में P नहीं बराबर जो होता है, P नहीं बराबर जो होता है 1 होता है, और ये होता है 0 बराबर यहाँ पर PE, और यह आपका यहाँ पर 1 के बराबर। मतलब प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है। आपके एग्जाम में यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा है प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो माइनस में जो वैल्यू रहेगा वो नहीं हो सकता है, और 1 से अधिक रहेगा जो वह नहीं हो सकता है। तो 1.5 रहेगा, चाहे 2.5 रहेगा, चाहे 1.3 रहेगा, तो ये सब जो होता है प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, और माइनस में रहेगा तो वो भी नहीं हो सकता है। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा जो होता है वह 0 होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें हम जितना भी फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं वह
सभी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको जो है कंप्लीट कर लेना है और आपके एग्जाम में इससे बाहर फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं मेरे प्यारे शेर, तो आपका 20 नंबर कन्फर्म। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह सब वीडियो देखने के बाद आपको जो है पूरा अपना कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर जो है आ गया होगा कि हाँ, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो हमसे पूरा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें 20 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। यह पूरा कन्फर्म आपका हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, 110% आपका 20 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से रहेगा ही रहेगा। इसको देख लीजिए, बहुत ही यहाँ पर छोटा है। आप क्या कर दीजिए, एक बार देख लीजिए, पूरा आपका फॉर्मूला आपका कहीं हो जाएगा, आपका यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही आसान जाएगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं केवल उसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही एग्जाम आसान आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पूरा जो है माइंड पूरा फ्रेश करके जाइए। पूरा 110% क्वेश्चन लड़ेगा, जो हमने बताया बिल्कुल लड़ेगा। आप बिल्कुल जो पढ़े वहीं आएगा। आप ऐसा सोचिए हम जो पढ़ के जा रहे हैं बिल्कुल वहीं, और वैसा होगा भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।